हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपको इस चैनल पर क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी सजेस्ट क्वेश्चंस आपको सारी एग्जाम के उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज 22 तारीख है, 22 फरवरी, और आज के दिन हिंदी होने वाला है आपका एग्जाम। तो दोस्तों, हिंदी में जो भी सजेस्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं पहले यहाँ पर क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि मेरे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। चाहे आप वीडियो देखें या ना देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और दूसरे को प्लीज़ आप मेरी तरफ से प्लीज़, आपको भैया समझ कर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ दूसरे को भी कह दें कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनका चैनल सब मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं आज पहला चैप्टर पे। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करता हूँ दोस्तों, उस मेहनत के लिए मुझे एक सब्सक्राइबर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि पहला देखो चैप्टर यहाँ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंदर जो सजेस्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने पहला देखो यहाँ पे क्या है। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप आंसर नीचे नोट डाउन कॉपी पे कर लीजिएगा दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो विडंबना का स्वरूप क्या है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे चैप्टर, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो ये क्वेश्चन नीचे देखो ये आंसर। चलते क्वेश्चन थर्ड पे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो ये भी आंसर नोट डाउन कर ले। चलते क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सजेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के नतीजे से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कहा जा सकती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे 7 पे, तो लेखक ने पाठ के लिए किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का सारांश लिखें। दोस्तों चलते क्वेश्चन इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर में दोस्तों। चैप्टर नंबर सेकंड में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आ गए सेकंड चैप्टर पे, विष के दांत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर जो है, जो 100% आना ही आना है, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं करूँगा। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जितनी भी चैप्टर सारे चैप्टर का सारा क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो आप यहाँ से नीचे वाले आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दोस्तों, सेकंड पे दोस्तों एक मिनट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो दोस्तों ये मोस्ट भी वही क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, विष के दांत की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, कासु का चरित्र चित्रण करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग अधिभेद भाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद की कहानी का द्वारा कहानीकार का बताना चाहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस मतलब चैप्टर ये कंप्लीट हुआ सेकंड चैप्टर। तब चलते हैं चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं, भारत से हम क्या सीखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताता है। तो यहाँ से नीचे वाले आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेखक ने वैरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, भारत के किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बताया है। चलते क्वेश्चन 9 पे, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख क्यों
प्रमुख लाभों का क्या हुए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, समस्त भूखंड में सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों किया है। चलते क्वेश्चन 11 पे, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहने का क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। चलते क्वेश्चन 12 पे, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हमें क्या सीखे हैं, पाठ के आधार पर बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन 13 पे, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्रों में किन भारतीय आपदाओं को रेखांकित किया है। चलते क्वेश्चन 14 पे, लेखक के वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। चलते क्वेश्चन 15 पे, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। चलते हैं इस तरीके से चैप्टर क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को पढ़ करके सही से यहाँ से आंसर पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप हमें बिल्कुल पूर्ण तरह 100% विश्वास है कि वहाँ पे आप बिल्कुल तरीके से लिख पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ा करो और नीचे आंसर को भी आप पढ़ा करें। मुझे तो सिर्फ आपको टाइम को मैनेज करना है, इसलिए टाइम को देखते हुए मैं छोटी छोटी सिर्फ आंसर को क्वेश्चन को बक रहा हूँ और आंसर आप खुद पढ़ेंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों आ गए हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है दोस्तों। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनके क्या अभिप्राय। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 11, सफलता और चरित्रता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, लेखक क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, यह निर्लज अपराधी भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, क्यों, व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, व्याख्या करें। चलते क्वेश्चन तो इस तरीके से चैप्टर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे, नागरी लिपि। पहला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर, तो लेखक ने गुजराती, बंगाली और ब्राह्मी लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उन्हें विवरण दे। तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विर्धय पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, नागरी लिपि कब एक सार्वजनिक सर्वदेशिक लिपि थी दोस्तों। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, नगरी को देवनागरी क्यों और लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, नगरी लिपि के साथ साथ किनका जन्म होता है और इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। चलते क्वेश्चन 12 पे, नगरी लिपि पाठ का सारांश लिखे। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, निबंध के आधार पर काल क्रम से नगरी लेखकों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। चलते क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 पे, चैप्टर नंबर 6 है बहादुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या अपने शब्दों में पहली बार देखें बहादुर का वर्णन कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, घर आए रिश्तेदार
रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे बहादुर पर ही चोरों का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे निर्मला को बहादुर के जाने पर किस बात का अफसोस होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे साले साहब के लेखक कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे बहादुर का चरित्र चित्रण करें। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों से चित्रण करता है। चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय हम देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बहादुर कहानी का सारांश लिखें। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए और लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों रखा था। चलते क्वेश्चन नंबर प्रसंग देखो यहाँ पे यदि मैं ना मरता तो शायद वो ना जाता की व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सेकंड पे उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, व्याख्या कीजिए। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर तो इस तरीके से चैप्टर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलते चैप्टर नंबर 7 पे आप लास्ट तक बने रहे, सारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे परंपरा का मूल्यांकन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे परंपरा का ज्ञान के किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और क्यों है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे किस तरह समाजवादी अपने हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता और इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले हैं। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे राजनीति मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे। चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के परंपरा का मूल्यांकन पाठ का सारांश लिखिए। चलते क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलते क्वेश्चन सेकंड पे लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। चलते क्वेश्चन थर्ड पे साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीनता होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे साहित्य में विकास प्रक्रिया की उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों का क्या समानता बताता है। चलते तो इस तरीके से चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। चलते चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे जीत में निरखत हूँ। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो बिरजू महाराज कौन सी विद्या बजाते थे। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। शंभू महाराज, चाचा जी एवं बाबू जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे लेखक और रायपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ और रामपुर में महाराज जी का जातीय एक समय व्यतीत हुआ था, वहाँ विकास का अवसर मिला था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाकर लिखें। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ा करें और नीचे में आंसर को भी बढ़िया से पढ़ा करें, अगर ना हो तो जब वीडियो को पॉज करके तब पढ़ा करें दोस्तों। लेकिन बिल्कुल चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है एकदम एग्जाम में, आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को क्लियर करके आएंगे, मेरी ये गारंटी है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। चलते क्वेश्चन 11 पे शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले। चलते क्वेश्चन 12 पे रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। चलते क्वेश्चन 13 पे बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। चलते क्वेश्चन
14 पे बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया और उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क करता है। अब चलते दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, ये तो लघु उत्तरीय थे। चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय पहला क्या है, जीत जीत में निखरत हूँ का सारांश लिखा है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दोस्तों, सेकंड क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 500 प्रसंग व्याख्या, 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया की व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, वह उस नाचने वाले का व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है की व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से चैप्टर 8 पे कंप्लीट हुआ। आप चलते चैप्टर नंबर 9 पे, आप लास्ट तक मेरा पूरी चैप्टर 12 चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा दोस्तों पहुंच चुके हैं 9 चैप्टर पे, अवन्यों। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, अवन्यों क्या है और वहाँ कहाँ, तो दोस्तों आप इसको पढ़ के नीचे आंसर पढ़ ले। आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को, नदी तट पर लेखक को किसकी याद दिलाती है, तो दोस्तों आप पढ़ ले, नीचे आंसर देख लें। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्यों। और चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेखक अवन्यों क्या साथ लेकर गए थे, वहाँ किनके कितने दिनों तक रहे थे। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या महासमानता और विषमता है। चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय पे, अवन्यों पाठ का सारांश लिखें। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दोस्तों, लेखक अवन्यों किस सिलसिले में गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। चलते क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पे, ला शत्रुज क्या है, वह वहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे 3 पे, नदी और कविता में लेखक का क्या समानता पाता है। चलते क्वेश्चन नंबर, तो इस तरीके से चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। चलते चैप्टर नंबर 10 पे दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 पे आप लास्ट, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे, मछली में देखो क्या है। पहला क्वेश्चन कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा है, तो संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चा क्या किया। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चा ने नहाकर घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, दोस्तों आप पढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, संतु क्यों उदास हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। चलते क्वेश्चन नंबर 9, घर में मछली कौन खाता है और वह कैसे बनाई जाती है थी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों थे। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड, मछली कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, दीदी की चरित्र का चित्रण कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, संतों के विरोध का क्या अभिप्राय हुआ। चलते प्रसंग व्याख्या में, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती, प्रसंग व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और पास से देख परछाई दिखती है कि प्रसंग व्याख्या कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई थी, बिल्कुल खाली हो गई कि प्रसंग का व्याख्या कीजिए। चल इस तरीके से चैप्टर 10 भी कंप्लीट हुआ। चलते चैप्टर नंबर, तो दोस्तों पहुंच गए चैप्टर नंबर 11 पे, बस एक ही चैप्टर लास्ट बचल है, 12 नंबर चैप्टर। आप लास्ट तक बने रहे, अगर लास्ट तक सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो वहाँ पे बिल्कुल आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिना टाइम कमाए हुए चलते हैं, डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो दोस्तों आप पढ़ लेना। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बिस्मिल खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सुधीर वाद्य किसे कहा जाता है, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, पठित पाद के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल खां के जुड़ों का परिचय दें। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, बिस्मिल खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल खां के बचपन का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, आशय स्पष्ट करें, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्या है, आशय स्पष्ट करें। चलते क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय में, बिस्मिल खां का मतलब बिस्मिल खां की सहनाई। चलते क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट चैप्टर, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर पे और आखिरी चैप्टर इस हिंदी का। दोस्तों तो आप अगर वीडियो लास्ट तक देख लिए हैं तो समझिए आपके अपने भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों अहिंसा प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो शिक्षा का प्रारंभ
में इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तक सीखे और जिस क्षण से वो अपने तमी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने के योग्य बन जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे 7 पे, तो दूसरी संस्कृति शब्दों से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्या बनाना चाहना चाहिए। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, गांधी जी कताई और सुनाई धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति को कैसे संभव मनाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर उत्तरीय पे, चलते शिक्षा और संस्कृति का पाठ सारांश लिखिए। चलते क्वेश्चन नंबर इस तरीके से चैप्टर लास्ट 8-12 कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत बकना पड़ता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एक वीडियो के लिए दोस्तों। प्लीज़ इसीलिए प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव में 1 घंटा के बाद दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे दोस्तों, यानी एग्जाम से पहले ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।